Hey guys, welcome to our YouTube channel Study Rekna. Today we'll discuss about class 12th mathematics chapter number 13. लास्ट लेक्चर में हमने जो है क्लास 12th का जो है 12th चैप्टर किया था लीनियर प्रोग्रामिंग, जो सबसे इजीएस्ट चैप्टर था। अब हम बात करेंगे चैप्टर प्रोबेबिलिटी की। ये भी पार्ट 2 का सबसे इजीएस्ट चैप्टर है। इसमें से भी एक आधा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, तो प्लीज इसको ध्यान से समझिएगा। चलिए बात कर लेते हैं चैप्टर प्रोबेबिलिटी की। तो बहुत सिंपल सा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस आपको जो बेसिक फॉर्मूलाज है अगर वो याद हो जाते हैं तो पूरा चैप्टर आपके लिए सिंपल है। ठीक है, सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। तो मान लो ए और बी जो है दो इवेंट्स है एसोसिएटेड विद द रैंडम एक्सपेरिमेंट, then the probability of occurrence of the event A under the condition that B has occurred and probability of B is non-zero. It is called the conditional probability. Very important. conditional probability को ना क्लियर रखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन आता ही आता है। देखो हम इसका जो जनरली नोटेशन है ना वो ऐसे करते हैं A बाय B। ठीक, यहाँ पे जो B होता है ये वो वाला इवेंट होता है जो ऑलरेडी अकर्ड है। ए इवेंट वो होते हैं जिसकी अभी अकरिंग होनी है। ठीक है, यहाँ पे हमने मेंशन भी कर रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ द इवेंट ए अंडर द कंडीशन दैट बी हैज अकर्ड, वो होता है हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। मतलब सिंपल सी भाषा में बोले तो दो इवेंट्स होंगे ए और बी। ठीक है, एक कोई भी दोनों में से एक इवेंट अकर कर जाता है उसको आप नीचे लिखते हो और उसके ऊपर जो है जिस इवेंट में अकर होना होता है वो होता है। ठीक, जैसे हमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो बी इवेंट है वो ऑलरेडी अकर्ड है। ठीक, इसका एक फॉर्मूला होता है कि दोनों का ऊपर इंटरसेक्शन ले लो डिवाइड बाय जो इवेंट अकर्ड है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइड में आ जाए क्योंकि बी इवेंट अकर हो चुका है। ठीक है, सिमिलरली हम जो है इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर ए इवेंट अकर होगा तो इसका हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, यहाँ पे सिंपली क्या मतलब है कि ए इवेंट जो है अकर्ड है, पहले बी इवेंट अकर्ड था तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला देंगे, अब जब ए इवेंट अकर है तो हम ये फॉर्मूला देंगे। ठीक, दोनों के लिए न्यूमरेटर सेम रहने वाले हैं, बस डिफरेंस कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर में। ठीक है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला और इसको याद रखें। ठीक है, यहाँ पे एक रिमार्क है कि अगर हम हर उसमें जो है ना मान के चलते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है वो नॉन जीरो है। ठीक है, अगर ये जीरो हो जाएगी तो बी जो है एक इम्पॉसिबल इवेंट बन जाएगा। जैसे हम यहाँ पे कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नीचे लिख रहे हैं तो हम कंडीशन मानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉन जीरो है। अगर इन केस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जीरो हो जाता है तो इट विल बी एन इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, तो हमारी assumption जो होगी बी के लिए हैज अकर्ड वुड बी मीनिंगलेस। ठीक, अब हम कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। सबसे पहली प्रॉपर्टी है E and F be the events of the sample space S of an experiment, then we can have probability of S by F is same as probability of F by F. देखो probability of S by F क्या होगा, probability of S intersection F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 आ गई। ठीक, ऐसी अगर आप निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई एफ की, वो क्या आ जाएगा, एफ इंटरसेक्शन एफ, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, और डिनोमिनेटर में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है ही, जब आप कैंसिल करोगे 1 आ जाए। तो अल्टीमेटली जो है ना दोनों प्रोबेबिलिटीज इक्वल टू 1 हो जाएंगी। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि इफ ए एंड बी आर द टू इवेंट्स ऑफ द सैंपल स्पेस एस एंड एफ बी द इवेंट ऑफ एस such that probability of f is non-zero, then probability of a union b by f is written as probability of a by f plus probability of b by f minus probability of a intersection b by f। ये प्रॉपर्टी को याद रखना, कई बार क्वेश्चन में हो सकता है आपको इसकी जरूरत पड़े। ठीक है, in particular if a and b are disjoint events then probability of a union b by f is same as probability of a by f plus probability of b by f। ठीक है, क्योंकि हम disjoint events की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है फॉर्मूला सेम रहेगा, बस जो a इंटरसेक्शन b by f वाला पार्ट है वो जीरो हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है
नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश बाय एफ इज सेम एज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ। ये एफ है, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। 2-3 प्रॉपर्टीज हैं, बस इसको याद रखना और जहां पे क्वेश्चन में पॉसिबल हुआ हम यूज कर देंगे, ठीक। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोबेबिलिटीज कुछ गिवन है, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, सबको आई गेस पता होगा। हम एक बार देख लेते हैं। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकलता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक। अगर आपको इंटरसेक्शन निकालना है तो ये फॉर्मूला, अगर आपको यूनियन निकालना है तो उसके लिए भी सेम फॉर्मूला वर्क करता है, बस आपके पास वैल्यूज होनी चाहिए, ठीक। यहाँ पे देख लेते हैं अब हमारा ये फॉर्मूला है, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी पता है क्वेश्चन में, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी पता है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी भी पता है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। तो हमें पता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लिखी हुई है, कैसे सॉल्व करोगे, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू ऊपर से निकाली, यहाँ पे डाल दो क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्वेश्चन में, तो हम एक बार डाल देते हैं। तो ये 4/11 आ जाएगा और यहाँ से बी की प्रोबेबिलिटी 5/11, तो 4/5 आंसर हो गया, ठीक। नेक्स्ट पार्ट देखो, बी बाय, बस इसी का उल्टा है। तो बी बाय ए की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है, तो बस क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक। ये रहा इसका सोल्यूशन, आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ इफ द कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। सबसे पहले कॉइन 3 टाइम्स टॉस हुए तो उसके आउटकम्स देखो। यदि किसी को याद नहीं होती तो यहाँ पे मैं बिल्कुल सिंपलेस्ट मेथड बता रही हूँ, उसको याद रखना। सबसे पहले हमारे पास कितना टाइम्स टॉस्ड है कॉइन, 3 टाइम्स। हम यहाँ पे आउटकम्स बना रहे हैं जब हमारा कॉइन 3 टाइम टॉस्ड है। 3 टाइम टॉस्ड है यानी कि हमें क्या करना है देखो आउटपुट क्या हो सकता है, आइदर हेड्स आएगा या टेल्स आएगा, ठीक। हेड्स और टेल्स के अलावा तो कुछ नहीं आ सकता ना। तो यानी कि हमारे पास आउटकम कितने आएंगे, 2 आएंगे, क्योंकि अब हमने 3 बार टॉस किया तो हम 2 की पावर 3 कर देंगे, कितना हो जाएगा 8। तो अब हम क्या करेंगे, 4 बार हेड्स लिखेंगे, 4 बार टेल्स, 2 बार हेड्स 2 बार टेल्स, 2 बार हेड्स 2 बार टेल्स। अब एक बार हेड एक बार हेड टेल, हेड टेल्स हेड टेल, ठीक। तो इस पैटर्न से करोगे आपके कोई भी आउटकम छूटेगा नहीं और सारे एक ऑर्डर में आ जाएंगे, ठीक। अब हमारे पास कह रहे हैं हेड्स ऑन द थर्ड टॉस। ई इवेंट है हेड्स ऑन द थर्ड टॉस और एफ इवेंट है हेड्स ऑन द फर्स्ट 2 टॉसेस। अच्छा देखो, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे ई में कौन कौन से आउटकम इंक्लूड होंगे। तो हेड्स ऑन दी थर्ड टॉस यानी कि थर्ड टॉस पे तो ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, तो 4 इवेंट्स आ गए, मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे, ठीक। एफ में कह रहे हेड्स ऑन दी फर्स्ट 2 टॉसेस, तो यानी कि ये वाला इवेंट ये वाला, और बस 2 ही बनेंगे क्योंकि हमें हेड्स चाहिए ऑन दी फर्स्ट 2 टॉसेस, तो ये रहे वो 2 इवेंट्स, ठीक। अब दोनों के बीच में देखो कॉमन कौन सा है, तो आई गेस 3 बार एच ही कॉमन है, तो ये आ गया, ठीक। तो अब ई इंटरसेक्शन एफ की क्या प्रोबेबिलिटी बनी, 1/8, और हमें क्या निकालना है, ई बाय एफ। तो देखो सिंपली फॉर्मूला, ई बाय एफ का क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये सिंपल सा फॉर्मूला बनेगा ना, मतलब हमें हर किसी में ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ चाहिए। तो देखो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना आ गया, 2/8, यानी कि हम 1/4 लिख सकते हैं, और ई इंटरसेक्शन एफ कितना आ गया, 1/8, तो हम बेटर इसको 2/8 ही ले लेते हैं। तो बस 1/8 अपॉन 2/8, 8 से 8 कैंसिल, सो 1/2 आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट पे आ जाओ। सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं एटलीस्ट 2 हेड्स, मतलब कम से कम 2, तो वी कैन इंक्लूड दिस वन, ये वाला, मतलब कम से कम 2 चाहिए हमें, एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 और 2 से ज्यादा, तो यानी कि पहला दूसरा तीसरा ये तीनों इवेंट्स आ जाएंगे, फिर यहाँ से ये वाला
ठीक, बाकी और कोई इंक्लूड नहीं होगा। तो हमारे पास जो है ई इवेंट के अंदर 4 आउटकम्स आ गए। एफ में कह रहे हैं एट मोस्ट 2 हिट्स, मतलब ज्यादा से ज्यादा। ये दो टर्म्स को भूलना नहीं, एक तो होती है एटलीस्ट और एक होती है एट मोस्ट। ठीक, दोनों में ना वर्ड्स का बहुत ध्यान रखना, हिंदी मीनिंग याद रखोगे, कभी गलत नहीं करोगे। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, सॉरी कम से कम, कि कम से कम 2 मार्क्स तो आने ही चाहिए। ठीक, जैसे हम पेपर में कहते हैं ना कि कम से कम 50% तो हो, तभी हम बच्चे को पास करेंगे, अदरवाइज बच्चा फेल है। तो कम से कम 50 आने चाहिए, 50 से ऊपर तो आ ही सकते हैं। ठीक, और एट मोस्ट में क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा। एट मोस्ट का मतलब है ज्यादा से ज्यादा 100 आ जाए, उससे ऊपर नहीं। ठीक, तो ये हमारा होगी 2 मीनिंग। हिंदी मीनिंग याद रखोगे, कभी गलती नहीं करोगे। ठीक, अब यहाँ पे कह रहे हैं एट मोस्ट 2 हिट्स, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हिट्स। सो ये वाला इवेंट, ये वाला इवेंट आएगा, ये भी आ सकता है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। तो मतलब ये नीचे के सारे इवेंट्स आ जाएंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एट मोस्ट 2, ज्यादा से ज्यादा 2, यानी कि जिसमें 0 हेड है वो भी इंक्लूड करेंगे, 1 हेड वाला भी और 2 हेड वाला भी। ठीक, तो ये 7/8 हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी। और इसमें कॉमन क्या है दोनों में, इंटरसेक्शन एफ में, तो ऐसे 3 इवेंट्स आ जाएंगे। तो अगर हम निकाले प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ की, तो कितनी है, ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी एफ की। तो बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आप सिमिलरली थर्ड पार्ट भी कर सकते हैं, एट मोस्ट टेल्स के लिए और एटलीस्ट 1 टेल के लिए। ठीक है, सो ये ठीक है, ये रहा इसका सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। Assume that each born child is equally likely to have a girl or a boy. If a family has 2 children, what is the conditional probability that both are girls, given that youngest is the girl? हमें निकालना है कि वो दोनों ही गर्ल्स होंगी। हमें दे रखा है कि जो यंगेस्ट वाली है, यानी कि जो छोटी है, वो गर्ल होगी। ठीक है, तो 2 चिल्ड्रन होने हैं, तो एक जो छोटे वाला है वो गर्ल पहले से ही हमें नोन है। तो अब जो बड़ी वाली होगी, यानी कि जो सेकेंड चाइल्ड होगा, वो क्या होगा, बॉय होगा कि गर्ल। तो हम सिंपली अपने आउटकम्स बना लेंगे। हम मान लेंगे बी बॉय को रिप्रेजेंट कर रहा है और जी गर्ल को। तो जो सैंपल स्पेस बनेगी वो कैसे बनेगी, दोनों बॉय दोनों गर्ल, एक बॉय एक गर्ल या एक गर्ल एक बॉय। ठीक, तो ए इवेंट मान लेंगे कि दोनों चिल्ड्रन गर्ल है, और सी इवेंट मान लेंगे कि यंगेस्ट चाइल्ड जो है वो गर्ल है। हमें क्या निकालना है, दैट बोथ आर गर्ल्स गिवन दैट यंगेस्ट इज गर्ल। तो दोनों गिवन है कि गर्ल्स है, तो हमें क्या निकालना है, ए बाय सी। ठीक है, तो बस अब आप वैल्यूज डालोगे, आंसर आ जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या कहती है कि if A and B are the events associated with random experiment, then probability of A intersection B किसके इक्वल आ जाएगा, probability of A into probability of A by B और B by A। देखो सिंपल सी है, आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अगर याद हो तो हम क्या लिखते हैं उसमें, probability of A intersection B अपॉन probability of A। तो बस कुछ नहीं करना, जो डिनोमिनेटर में उसको लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास जो है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आ जाएगी। ठीक, ठीक है, तो हमारे पास ये कितनी आ गई, यहाँ से ये वाली वैल्यू आ गई, और ऐसे ही आप अगर ए की जगह बी से रिप्लेस कर दोगे तो वो ये बन जाएगी। ठीक है, और प्रोवाइडेड है जो पार्ट आपका डिनोमिनेटर में होगा वो नॉन जीरो होगा। ठीक है, ये होती है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। नेक्स्ट आ जाते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स पे। सो 2 इवेंट्स ई एंड एफ आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब जैसे हम इंडिपेंडेंट में क्या कहते हैं कि इनका जो इंटरसेक्शन है ना, जैसे हम ए इंटरसेक्शन बी ले लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। मतलब आप उनको मल्टीप्लाई कर सकते हो इफ दे आर इंडिपेंडेंट। ठीक, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने यहाँ पे लिखी है कि अगर आपके पास 3 इवेंट्स है ए बी और सी, तो उनको आप इंडिपेंडेंट क्या म्यूचुअली इंडिपेंडेंट कब कहोगे, जब ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी कितना होना चाहिए,
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी कितना होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ठीक। और तीनों का इंटरसेक्शन किसके इक्वल आना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ठीक। तभी हम इसको क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट कहेंगे तीनों इवेंट्स को, या म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हो पाती तो हम कहेंगे कि ये जो इवेंट्स है इंडिपेंडेंट नहीं है। मैंने यहाँ पे मेंशन भी करी है बात, ठीक है। अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो ये कंडीशन होल्ड होनी ही चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पे बेस्ड। मान लो ए और बी दो इवेंट्स है सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी और उनका इंटरसेक्शन गिवन है, हमें निकालना है नॉट ए एंड नॉट बी। नॉट ए एंड नॉट बी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमें नॉट ए एंड नॉट बी, तो हम उसको इस तरह से लिखेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए नॉट बी की क्या हो जाती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन, सॉरी ए यूनियन बी का डैश। तो हम क्या कह सकते हैं, वो कैसे निकलेगा, 1 माइनस, देखो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, है ना। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये ऐसे हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसको हम कॉम्प्लीमेंट के लिए कैसे सॉल्व करते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो बस हमें क्या पता है, ए यूनियन बी का फॉर्मूला हमें पता ही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो बस अब यहाँ से आप क्वेश्चन से वैल्यूज देखोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट में कह रहे हैं गिवन दैट द इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन है। हमें निकालनी है, देखो अगर आप देखो ध्यान से, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें पी गिवन है, तो हमें इस पी की वैल्यू निकालनी है अगर इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे और दूसरी कंडीशन है इंडिपेंडेंट, मतलब दोनों के लिए अलग अलग, तो आपकी पी की वैल्यू भी डिफरेंट आएगी। देखो पहले हम मान लेते हैं कि दोनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है। अच्छा जी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे तो इनका इंटरसेक्शन 5 होगा, यानी कि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या कह सकते हैं, 0। और प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमें पता है अगर इंटरसेक्शन 0 है तो हम सिंपली अगर इसका यूनियन निकाल ले तो पी की वैल्यू आ जाएगी। कैसे, देखो हमें ये फॉर्मूला एक तो पता ही है बेसिक सा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब हमें यहाँ से यूनियन क्वेश्चन में गिवन है, ए इवेंट भी हमें क्वेश्चन में गिवन है हाफ वैल्यू, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू तो है ही पी माइनस, अब इंटरसेक्शन की हमें दिक्कत थी, तो वो इंटरसेक्शन हमें क्या पता चल गया कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव गिवन है तो इंटरसेक्शन 5 होगा, तो हमारा इंटरसेक्शन 0 आ गया, ठीक है। तो बस अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/10, ठीक है। दूसरे केस पे आओ, दूसरा केस है इंडिपेंडेंट। अगेन हम सेम फॉर्मूला से जाएंगे, फॉर्मूला आपको यही याद रखना है और इस फॉर्मूले को भूलना नहीं है, ठीक। अब हमें निकालना है अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो हमें पता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स में अगर इस तरह से लिखो कि ए इंटरसेक्शन बी, तो उसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसको अब हम ऐसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये भी ठीक बात है क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, सो इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, तो बस अब आप ए की वैल्यू डालोगे, बी की वैल्यू डालोगे और यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, ठीक। देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे कर रखा है, ऑलराइट। तो यहाँ से पी की वैल्यू आ गई 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं प्रॉब्लम ऑफ सॉल्विंग द स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी आर दिस एंड दिस। If both try to solve the problem independently, then find the probability that the problem is solved. अब वो कह रहे हैं कि एक प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करने के लिए दो लोग ट्राई कर रहे हैं और इंडिपेंडेंट है दोनों की इवेंट्स, तो हमें निकालना है कि प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो गई। अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई यानी कि दोनों ने करी होगी, तो ए यूनियन बी निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी माइनस कर दोगे अगर उनका इंटरसेक्शन, तो हमारे पास आ जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व। तो बस हमने ये फॉर्मूला लगाया और आंसर आ गया, ये रहा इसका आंसर, ठीक है। फिर हमें निकालना है एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व।
मतलब मान लेते हैं ए ने किया लेकिन बी ने नहीं की, या ऐसा भी तो हो सकता है कि ए ना कर पाए और बी कर जाए, ये भी हो सकता है। तो हमने इसलिए जो है दोनों को ऐड कर देना कि एक ने की दूसरे ने नहीं की, फिर पहले वाले ने नहीं की दूसरे ने कर दी। ठीक है, अब देखोगे मैंने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है और ये क्वेश्चंस बहुत इजीली हो जाएंगे। और ये है भी प्रोबेबिलिटी का चैप्टर, प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा इजी होती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। सो इफ E1, E2 up to En are the mutually exclusive and exhaustive events associated with a sample space S of the random experiments and A is any event associated with S, then प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2 प्लस अप टू प्रोबेबिलिटी ऑफ En इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई En। ठीक है, आप इसको अगर ये पूरा एक्सपैंडेड है, अगर आप इसको शॉर्ट में लिखोगे तो वो इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन समझते हैं। चलिए, क्वेश्चन कहते हैं बैग 1 कंटेन्स 3 ब्लैक एंड 2 वाइट बॉल्स। तो हमने ऐसा करते हैं, साथ साथ नोट कर लेते हैं, अदरवाइज फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। देखो, सबसे पहले आपके पास क्या है? बैग 1। बैग 1 में क्या है? 3 ब्लैक है और 2 वाइट बॉल्स है। ठीक है, बैग 2 में क्या है? बैग 2 कहते हैं कि उसके पास 2 ब्लैक है और 4 वाइट बॉल्स है। एक बैग हमने रैंडमली चूज किया एंड एट रैंडम एंड द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट, उसमें से बॉल निकालनी, हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल। अब वो बॉल क्या होनी चाहिए? ब्लैक बॉल होनी चाहिए। हमने जो बैग में से बॉल निकाली वो ब्लैक बॉल है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? ठीक, तो यहाँ पे हम जो है ना इस टाइप के क्वेश्चंस में टोटल प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हमें नहीं पता कौन से बैग में से, हमारे पास 2 बैग्स है और दोनों में ही ब्लैक बॉल्स है। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने कर रखा है, आप देखना ध्यान से। देखो, सबसे पहले हम ऐसे मेंशन करेंगे कि E1 एक इवेंट है जिसके अंदर बैग 1, जिसकी में हम बैग 1 इज चूजन, और E2 एक इवेंट है जिसमें हम बैग 2 को चूज कर रहे हैं। ठीक, क्योंकि हमें गिवन है कि एक बैग हम रैंडमली चूज कर रहे हैं, तो दोनों बैग्स के आने के चांसेस इक्वल है ना, यानी कि 50-50 है, तो हम 1/2 और 1/2 ले लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या ड्रॉ करना है? ब्लैक बॉल, है ना। तो हम मान लेते हैं एक ऐसा इवेंट ए है जिसमें हम मान रहे हैं कि ब्लैक बॉल इज ड्रॉन। तो अब हमें क्या पता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1, क्योंकि हमने बैग 1 को E1 इवेंट माना है और बैग 2 को हमने E2 इवेंट माना है। ठीक, तो अगर हम देखें कि बैग 1 में से ब्लैक बॉल आए तो वो कितने हैं उसके चांसेस? 3/5, क्योंकि 3 + 2 5 बॉल्स हैं, जिसमें से 3 बॉल्स ब्लैक हैं। ऐसे अगर आप देखो A बाई E2, तो इसमें ब्लैक बॉल्स कितनी है? 2, और टोटल कितनी है? 6, तो 2/6 हो गया। ठीक, हमें क्या निकालना है? ब्लैक बॉल हो। तो देखो, यहाँ पे हम ना ए की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या लगाते हैं? लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। आप ऐसे मेंशन करोगे कि ए इवेंट है जिसमें हमने ब्लैक बॉल ड्रॉन की है, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओगे, क्या निकालना है वो लिखोगे, टोटल लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी आप यूज कर रहे हो, मेंशन करोगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी आ जाएगी? देखो, हम क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1। ठीक, यानी कि इसी की प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो हमने कुछ बड़ा काम नहीं करना, टोटल प्रोबेबिलिटी के लॉ को यूज करना है। ठीक है, आगे चलते हैं बेस थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से हो सकता है एक क्वेश्चन आए बेस थ्योरम का। इस पूरे चैप्टर में जो है 2 ही चीजें इंपॉर्टेंट है, एक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, दूसरी है आइदर लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी या बेस थ्योरम। ठीक है, वैसे दोनों जो है ना साथ साथ चलती है। इसके क्वेश्चन को सिर्फ आइडेंटिफाई करना होता है, फिर पूरा क्वेश्चन आसान होता है। ठीक है, बेस थ्योरम देख लेते हैं। बेस थ्योरम में कहते हैं if E1, E2 up to En are mutually exclusive and exhaustive events associated with a random experiment
and A is any event associated with the experiment, then probability of EI by A is given as probability of EI into probability of A by EI divided by probability summation of probability EI into probability of A by EI। ठीक है, जहाँ पे I की वैल्यू 1 से n तक जाती। अब अगर आप ध्यान से देखो तो डिनोमिनेटर आपका क्या बन गया, डिनोमिनेटर आपका बन गया लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और न्यूमरेटर अगर आप देखो तो न्यूमरेटर में कुछ मुश्किल नहीं है, बस जो आपको निकालना है ना उसी के आपने आधे आधे करके लिखा हुआ है। जैसे आपको EI बाय A निकालना है तो आपने न्यूमरेटर में क्या लिखा, पहले सिर्फ EI ले लिया, ठीक, फिर आपने जो है इन दोनों को उल्टा करके लिख दिया, यानी कि A बाय EI, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं, ज्यादा अच्छा समझ आएगा। क्वेश्चन कहते हैं कि 6% ऑफ पीपल विद द ब्लड ग्रुप O आर लेफ्ट हैंडेड and 10% of those with the other blood groups are left-handed. So 30% of people have blood group O. If left-handed person is selected at random, what's the probability that he will be having blood group O? देखो अब इस क्वेश्चन को और उस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने में कितना डिफरेंस होगा। देखो आइडेंटिफिकेशन का ही परसेंट ऑफ पीपल विद ब्लड ग्रुप O आर लेफ्ट-हैंडेड, तो 6% ऐसे लोग हैं जिनका ब्लड ग्रुप O है और वो क्या है, लेफ्ट-हैंडेड। 10% of those people with the other blood groups are left-handed. All right. 30% of the people have blood group O. तो अगर आप देखो यहाँ पे ब्लड ग्रुप ब्लड ग्रुप O पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, मतलब 30% ऐसे लोग हैं जो उनका ब्लड ग्रुप O है और 6% ऐसे लोग हैं जिनका ब्लड ग्रुप O है और वो क्या है, लेफ्ट-हैंडेड। तो हम मतलब मान सकते हैं ना, अपने पास दो इवेंट्स, हम मान लेते हैं इवेंट एक इवेंट है जिसमें पीपल का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है, O है, ब्लड ग्रुप O है। तो ऐसे कितनी पॉपुलेशन है, ऐसे कितने लोग हैं, तो वो है 30% ऑफ द पीपल हैव ब्लड ग्रुप O। तो हम लिख लेते हैं इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी E1 की वो हो जाएगी 30%, ठीक। और ऐसे हम E2 ले लेते हैं एक इवेंट जिसमें मान रहे हैं ब्लड ग्रुप अदर देन O, ठीक है। ये ब्लड ग्रुप O नहीं है, कोई और हो सकता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितनी आ जाएगी, 70%, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ो दोबारा से कि इफ लेफ्ट हैंडेड पर्सन इज सेलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही और शी विल हैव सेम ब्लड ग्रुप O। हमें क्या निकालना है, अगर पर्सन क्या है, लेफ्ट हैंडेड, तो यहाँ पे इन्होंने पहली लाइन में ही लिख रखा है कि 6% ऑफ पीपल विद ब्लड ग्रुप O आर लेफ्ट हैंडेड। तो मतलब हमें कि इवेंट A मान लेंगे जिसमें हम बोल रहे हैं कि पर्सन क्या है, लेफ्ट हैंडेड। तो अब हमें उसकी प्रोबेबिलिटी पता चल गई ना कि जिसका ब्लड ग्रुप O है और वो लेफ्ट हैंडेड है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 6% ऑफ द पीपल विद ब्लड ग्रुप O आर लेफ्ट हैंडेड। तो जिनका ब्लड ग्रुप O है यानी कि वो E1 वाले इवेंट हो गए, ठीक, और उनका ब्लड ग्रुप क्या है उसका, और वो क्या है, लेफ्ट हैंडेड, ब्लड ग्रुप O है और वो लेफ्ट हैंडेड है, तो मतलब A बाई E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 6%। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2 की अगर आप देखो तो वो 10% है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन है 10% ऑफ दोज विद द अदर ब्लड ग्रुप आर लेफ्ट हैंडेड, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 10%। हमें निकालना है, अगेन यहाँ पे हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की तरह ही लिखते हैं। हमें यहाँ पे गिवन है कि इफ लेफ्ट हैंडेड पर्सन इज सेलेक्टेड एट रैंडम, हमने कैसा पर्सन सेलेक्ट किया, लेफ्ट हैंडेड, यानी कि जो इवेंट अकर हो चुका है वो नीचे आ जाएगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही और शी विल हैव ब्लड ग्रुप O। अब ब्लड ग्रुप O चाहिए, तो हमें यानी कि E1 बाय A निकालना है, ठीक। अब इसको निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका जो फॉर्मूला है ना, वैसे तो ये है यूजुअल फॉर्मूला, बट हम इसको फॉर्मूला कोई याद नहीं रखेंगे, हम सिंपली दिमाग से चलेंगे। यहाँ पे जो दिख रहा है, हमें क्या दिख रहा है, E1 बाय A है, तो हम क्या करेंगे, पहले सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 लेंगे, छुपा देंगे ना अपने हाथ से एक A। अब हम क्या करेंगे, जो हमें निकालना है ना उसका उल्टा ले लेंगे, A बाय E1, ठीक। अगर आप इसको उल्टा करो तो ये A बाई E1 हो जाएगा। क्या हमें A बाई E1 की वैल्यू पता है, बिल्कुल पता है, ये रही। क्या हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 पता है, बिल्कुल पता है, ये रहा। तो बस हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक। इतना आपने न्यूमरेटर में काम कर दिया।
डिनोमिनेटर में क्या करोगे, जो न्यूमरेटर में इतना पार्ट लिखा है ना, यही सेम डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसमें प्लस कर दोगे, जैसे ये लिखा है ना ऐसे ही नीचे दूसरे इवेंट के लिए लिख दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E2। ठीक, तो जैसा हमने न्यूमरेटर में काम किया वैसे हमने डिनोमिनेटर में कर दिया। बस न्यूमरेटर में हम उतना करेंगे जितना हमें निकालना है, डिनोमिनेटर में हम सभी इवेंट्स के लिए लिखेंगे। ठीक, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसका सोल्यूशन कर रखा है, आप देख सकते हैं, ये देखेंगे मैंने ये इसका सोल्यूशन कर रखा है। बस इस तरह से ही आप पूरा सोल्यूशन कर देंगे। आप बताओगे E1 एक इवेंट है जिसका ब्लड ग्रुप O है, E2 इवेंट है जिसका ब्लड ग्रुप अदर देन O है। दोनों की प्रोबेबिलिटीज लिखोगे, एक इवेंट A मानोगे जिसमें हम बताएंगे लेफ्ट हैंडेड पर्सन है, और उसकी प्रोबेबिलिटीज लिखोगे। जो निकालना है फिर वो देखोगे क्या निकालना है, बेस थ्योरम यूज करोगे, फॉर्मूला उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फॉर ABC, चांसेस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड एज अ मैनेजर ऑफ द फर्म आर 4:1:2. The respective probabilities for them to introduce a change in strategy are 0.3, 0.8 and 0.5 respectively. If the change takes place, find the probability that it is due to the appointment of B. ये वो B की वजह से हुआ। So हम इसको ना वैसे बेस थ्योरम के जितने क्वेश्चंस होते हैं उसको आप डायग्राम्स की हेल्प से भी कर सकते हो, बट यूजुअली हम जो है डायग्राम्स बनाते नहीं है। ठीक है, वैसे अगर आप डायग्राम्स आपको ज़्यादा अच्छा समझ आता है तो आप डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो। तो अगर हम देखें, हमारे पास 3 लोग हैं ABC, इनके होने का क्या रेशियो है, 4:1:2, यानी कि टोटल आपके पास 7 आ गया। तो A के होने की प्रोबेबिलिटी 4/7, B के होने की 1/7 और C के होने की 2/7। ठीक, तो इनकी सिंगल प्रोबेबिलिटीज हमें पता चल गई। अच्छा, अब हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी फॉर देम टू इंट्रोड्यूस अ चेंज। वो चेंज ला रहे हैं स्ट्रैटेजी में, कितनी है उसकी प्रोबेबिलिटी देखो। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मेंशन करेंगे कि E1, E2 और E3 हमने ये 3 इवेंट्स लिए। E1 इवेंट लिया कि A सेलेक्ट हो गया एज अ मैनेजर, E2 इवेंट लेंगे कि B सेलेक्ट हो गया एज अ मैनेजर, और E3 इवेंट लेंगे कि C सेलेक्ट हो गया एज अ मैनेजर। ठीक, इनकी प्रोबेबिलिटीज लिख देंगे। कैसे आई प्रोबेबिलिटी, आपको समझ में आ गया, मैंने यहाँ पे बताया। जो रेशियो गिवन है वो ले लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे टोटल से। ठीक, अब हमें क्या कह रहे हैं, हमें क्वेश्चन में कह रहा है, अगर आप ध्यान से आपने क्वेश्चन पढ़ा हो तो क्वेश्चन में कह रहा है कि द रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज फॉर देम टू इंट्रोड्यूस अ चेंज इन द स्ट्रैटेजी आर 0.3, 0.8, 0.5 रिस्पेक्टिवली। इफ द चेंज डज टेक्स प्लेस, मतलब चेंज हो रहा है, तो हम अपना एक इवेंट क्या मान लेंगे, E। हम इसमें मानेंगे एक इवेंट E कि चेंज टेक्स प्लेस। ठीक, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, E be the event that the change occurs in the strategy। ठीक, हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। हमें निकालना है इफ चेंज टेक्स प्लेस, चेंज हो रहा है यानी कि E इवेंट हो रहा है, लेकिन निकालना है कि वो B की वजह से हुआ, यानी कि हमें B हमने किसको माना है, E2 इवेंट, तो यानी कि हमें निकालना है E2/2। ठीक, ठीक है, हमें निकालना है E2/E। तो आप देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/E हमें फाइंड करना है। यूजिंग बेस थ्योरम करेंगे। कैसे करेंगे देखो, कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना, पहले तो हम इसको छुपा देंगे, जो लाइन के उधर वाला उसको छुपा दो, सिर्फ एक इवेंट देखो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। मल्टीप्लाई कर दो, जो गिवन है जो आपको निकालना है उसका उल्टा कर दो, यानी कि E/E2। डिवाइड कर दो, ये वाली पूरी वैल्यू एज इट इज आ जाएगी यहाँ पे, प्लस बचे हुए इवेंट्स के लिए भी सेम काम, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, या आप ऐसा भी समझ सकते हो कि यहाँ पे अब आपके पास जो बाकी की चीज़ें बच गई है ना वो लिख सकते हो, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1, इन दोनों का काम हो गया, तो इसको छुपा दो। क्या बचा, E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बचा और प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, और यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E3। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को, और इनको ऐड कर दो, तो यानी कि आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ
ई बाई ई टू, अच्छा ई टू ऊपर हो चुका है तो ये E1 आ गया प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई E3। ठीक है, सो अब आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ा बेस थ्योरम का, बस जो दिख रहा है उसी को लिखना है और कैसे लिखना है ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, मैं किसी को मना नहीं कर रही फॉर्मूला याद करने के लिए, बट अगर आपको नहीं याद करना तो आप इतने सारे फॉर्मूलाज वैसे ही हैं आपके पास। ठीक है, तो बेटर है कि आप इस चीज़ को ऐसे याद ना करके इस तरह से समझ लो। बस अब आप देखो यहाँ पे मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन आप एक बार देख सकते हैं, ये रहा इसका कंप्लीट सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फॉर ABC, चांसेस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड एज अ मैनेजर ऑफ द फर्म आर 4:1:2. The respective probabilities for them to introduce a change in strategy are 0.3, 0.8 and 0.5 respectively. If the change takes place, find the probability that it is due to the appointment of B. कि वो B की वजह से हुआ। सो हम इसको ना वैसे बेस थ्योरम के जितने क्वेश्चंस होते हैं उसको आप डायग्राम्स की हेल्प से भी कर सकते हो, बट यूजुअली हम जो है डायग्राम्स बनाते नहीं है। ठीक है, वैसे अगर आप डायग्राम से आपको ज़्यादा अच्छा समझ आता है तो आप डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो। तो अगर हम देखें हमारे पास 3 लोग हैं ABC, इनके होने का क्या रेशियो है 4:1:2, यानी कि टोटल आपके पास 7 आ गया। तो A के होने की प्रोबेबिलिटी 4/7, B के होने की 1/7 और C के होने की 2/7। ठीक, तो इनकी सिंगल प्रोबेबिलिटीज हमें पता चल गई। अच्छा, अब हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी फॉर देम टू इंट्रोड्यूस अ चेंज। वो चेंज ला रहे हैं स्ट्रैटेजी में, कितनी है उसकी प्रोबेबिलिटी देखो। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मेंशन करेंगे कि E1, E2 और E3 हमने ये 3 इवेंट्स लिए। E1 इवेंट लिया कि A सेलेक्ट हो गया एज अ मैनेजर, E2 इवेंट लेंगे कि B सेलेक्ट हो गया एज अ मैनेजर और E3 इवेंट लेंगे कि C सेलेक्ट हो गया एज अ मैनेजर। ठीक, इनकी प्रोबेबिलिटीज लिख देंगे। कैसे आई प्रोबेबिलिटी आपको समझ में आ गया, मैंने यहाँ पे बताया। जो रेशियो गिवन है वो ले लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे टोटल से। ठीक, अब हमें क्या कह रहे हैं, हमें क्वेश्चन में कह रहा है, अगर आप ध्यान से आपने क्वेश्चन पढ़ा हो तो क्वेश्चन में कह रहा है कि द रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज फॉर देम टू इंट्रोड्यूस अ चेंज इन द स्ट्रैटेजी आर 0.3, 0.8, 0.5 रिस्पेक्टिवली। इफ द चेंज डज टेक्स प्लेस, मतलब चेंज हो रहा है, तो हम अपना एक इवेंट क्या मान लेंगे, E। हम इसमें मानेंगे एक इवेंट E कि चेंज टेक्स प्लेस। ठीक, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है E be the event that the change occurs in the strategy। ठीक, हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। हमें निकालना है इफ चेंज टेक्स प्लेस, चेंज हो रहा है यानी कि E इवेंट हो रहा है, लेकिन निकालना है कि वो B की वजह से हुआ, यानी कि हमें B हमने किसको माना है, E2 इवेंट, तो यानी कि हमें निकालना है E2/2। ठीक, ठीक है, हमें निकालना है E2/E। तो आप देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/E हमें फाइंड करना है। यूजिंग बेस थ्योरम करेंगे। कैसे करेंगे देखो, कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना, पहले तो हम इसको छुपा देंगे, जो लाइन के उधर वाला उसको छुपा दो, सिर्फ एक इवेंट देखो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। मल्टीप्लाई कर दो, जो गिवन है जो आपको निकालना है उसका उल्टा कर दो, यानी कि E/E2। डिवाइड कर दो, ये वाली पूरी वैल्यू एज इट इज आ जाएगी यहाँ पे, प्लस बचे हुए इवेंट्स के लिए भी सेम काम, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, या आप ऐसा भी समझ सकते हो कि यहाँ पे अब आपके पास जो बाकी की चीज़ें बच गई है ना वो लिख सकते हो, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1, इन दोनों का काम हो गया तो इसको छुपा दो। क्या बचा, E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बचा और प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, और यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E3। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को और इनको ऐड कर दो, तो यानी कि आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2। अच्छा, E2 ऊपर हो चुका है तो ये E1 आ गया प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E3। ठीक है, सो अब आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ा बेस थ्योरम का, बस जो दिख रहा है उसी को लिखना है और कैसे लिखना है ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, मैं किसी को मना नहीं कर रही फॉर्मूला याद करने के लिए, बट अगर आपको
नहीं याद करना तो आप इतने सारे फॉर्मूलाज वैसे ही हैं आपके पास, ठीक है। तो बेटर है कि आप इस चीज़ को ऐसे याद ना करके इस तरह से समझ लो। बस अब आप देखो यहाँ पे मैंने वैल्यू सब्सटीट्यूट किया, मेरे पास आंसर आ गया, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन आप एक बार देख सकते हैं, ये रहा इसका कंप्लीट सोल्यूशन। सो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहे, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।